हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे रिटन एग्जाम देने वाले हो या ऑब्जेक्टिव, यह हर जगह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम इस कदर से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को, आपके हर तरह के एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। इवन आजकल देख रहे होंगे आप लोग जनरल साइंस जीएस जो क्वेश्चन साइंस के आते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस आने लगे हैं, आते रहे हैं और आजकल आते भी हैं फ्रिक्वेंटली। तो इसे आपको समझना चाहिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आइए देखिए। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर किसी चैप्टर को लंबे समय तक कैसे याद रखा जा सकता है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है या महसूस किया कह सकते हो आप, कि आप किसी चैप्टर को आप खुद से अगर जोड़ पाते हैं, अगर जोड़ लोगे खुद से आप लोग, तब तो चैप्टर आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर नहीं जोड़ पाओगे आप खुद से तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। जरूरी है कि आप इसे खुद से पहले जोड़िए। तो क्या जोड़ पाओगे इसे आप? आइए देखते हैं, कोशिश किया जाए। तो जोड़ने के लिए पहले सोचिए इसके बारे में। क्या आपने कार्बोहाइड्रेट को कभी देखा है या यूज किया है, खाया है? खाया है तो क्यों? जो पहले इसका व्यवहारिक स्वरूप आप समझोगे, व्यवहारिक स्वरूप आप किसी भी मैटर का या सब्जेक्ट का, टॉपिक का समझोगे आप, तो चीज आपसे जुड़ेगी और जुड़ेगी तो लंबे समय तक याद बनी रहेगी। तो जो जरूरी है कि पहले इसका व्यवहारिक स्वरूप हम लोग जानने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। तो व्यवहारिक स्वरूप का सेंस ये है कि जैसे आप सभी लोग कार या बाइक ड्राइव करते ही हो, तो ड्राइव करने के लिए उसे चलना जरूरी है। उसका इंजन कैसे चलता है? ईंधन से, फ्यूल से, है ना। फ्यूल मेनली जैसे पेट्रोल या डीजल हो सकता है, उसके बिना उसका इंजन चलेगा नहीं। वैसे ही ये शरीर, आपके शरीर, हमारी शरीर जो वर्क करती है, मूव करती है, एनर्जी से चलती है, वह एनर्जी हमें देता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। याद करो, आप जब बाहर से खेल के या थक करके किसी तरीके से घर पहुंचते हो तो ग्लूकोन डी का घोल लेते ही हम लोग एनर्जी महसूस करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी महसूस करते हैं। ऐसा है कि नहीं? कोई बीमार होता है, ग्लूकोन डी का घोल उसको चढ़ाया जाता है, तो एनर्जी के लिए, बॉडी के सक्रिय बनाए रखने के लिए, एनर्जी देने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। इसे क्लियर? मतलब एनर्जी प्रोवाइडर है ना। तो आइए हम लोग जो है अब इसके केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, या इसके नाम को। व्यवहारिक तो हो गया, अब इसके नाम पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट नाम कहां से आया है ना। तो कार्बोहाइड्रेट नाम जो आया, देखिए यहाँ पे नाम में क्या लिखा है? ये लिखा है एक तो कार्बो प्लस हाइड्रेट, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो से कार्बन हो गया, हाइड्रेट से वाटर हो गया। हाइड्रेटेड कार्बन कह सकते हो आप, या ऐसे बोल सकते हो आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या हाइड्रेटेड कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बोला गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये नाम कहां से आया है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कैसे बोल दिया गया इसको। आइए हम लोग जो है एक दो कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले को डिस्कस करें, तब समझ आएगा ये नाम कहां से आया होगा। जैसे C6H12O6, आप इसको गौर से देखिए। C6H2O का होल 6 आप लिख सकते हो क्या? ठीक है, ऐसे ही हम बात करें सुक्रोज के लिए C12H22O11, तो इससे बन सकता है C12H2O होल का 11। इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो ये बन सकता है, अगर हम यहां पे CnH2O का होल m बोल सकते हैं ना। यहां पे देखिए, इसके लिए यहां n की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू यहां पे 6 है, n और m यहां पे इक्वल है। बट इस फॉर्मूले के लिए देखिए C12 मतलब n की वैल्यू यहां पे 12 है, H2O का यहां पे जो m 11 है, दोनों अलग अलग है। तो n और m सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट रिजल्ट क्या है? कार्बन के साथ H2O लगा है, कार्बन के साथ H2O लगा है। तो
तो ऐसे कंपाउंड को ही बोला गया है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बन के अराउंड होता है H2O, है ना। और कभी आप इसको घर पे ट्राई भी कर सकते हो। घर पे आप चीनी ले लीजिए, शुगर, सुक्रोज जानते हो ना, सुक्रोज को कढ़ाई में लेकर गर्म कीजिए और थोड़ी देर गर्म करोगे आप, तो पाएंगे कि जो H2O यहां से उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, ये प्रोवाइड कर जाएगा, चला गया, तो क्या बचेगा? केवल कार्बन बचेगा, काला काला। यह एग्जाम पूछा भी है कि अगर हम लोग जो है चीनी के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो केवल काला काला, यानी कार्बन जैसा काला काला क्या बचता है? तो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O निकालने वाला एजेंट है। जब सल्फ्यूरिक एसिड आप डालते हो चीनी पर, शुगर पे, तो क्या करता है? वह H2O को उड़ा दिया, हटा दिया यहां से, क्योंकि वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब H2O को अलग कर दिया तो केवल कार्बन बचता है, वही ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देता है। इसे क्लियर? एक कार्बोहाइड्रेट नाम यहां से आया है, हाइड्रेटेड कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बोला गया है। ठीक, समझ गए? ये डिफिनीशन नहीं है, डिफिनीशन आगे बता रहे हैं। अब और देखिए, हेलो, एक सवाल इस पे पूछा गया है कि पौधों के ड्राई वेट का कितना भाग कार्बोहाइड्रेट होता है? तो याद रखेंगे आप, 80% या इससे ज्यादा भाग जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है। और इसके बाद आप एक बात याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, उनके नाम की एंडिंग साधारणतः जो है ओज से होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, लैक्टोज, है ना, सुक्रोज। तो ऐसे नाम की एंडिंग होती है OSE से। और एक खास बात और याद रखना, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी बोला जाता है। शुगर, जनरली उन कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर बोला गया है या बोला जाता है जो टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होते हैं उन्हें आप बोलेंगे शुगर। इनका एक नाम और भी होता है, इन्हें कहा गया है सैकराइड्स। अब सवाल पैदा होता है, सैकराइड्स ये शब्द कहां से आया है? सैकराइड्स एक्चुअली आया है, एक वर्ड है सैकरम, आप देख सकते हैं सैकरम, ये है लैटिन का शब्द यहां से, या एक और जो है शब्द फेमस है सैकराम, ऐसे कह सकते हो आप, ये है ग्रीक का शब्द। इन शब्दों से लिया गया है सैकराइड शब्द। अब हम लोग जो है आते हैं इसकी डिफिनीशन पे, एग्जैक्ट जो है कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन क्या हो सकती है। कहते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर वे सभी कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं, उन सभी को आप नाम देंगे कार्बोहाइड्रेट। खास बात यह है कि सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यह शब्द नया नहीं है, आपने आइसोमेरिज्म के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक टॉपिक था, उसमें आपने इसे पढ़ा है। फिलहाल हम लोग आते हैं डिफिनीशन पे। डिफिनीशन इसकी कैसे बन जाएगी? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स and ketones are compounds that hydrolyze to yield optically active polyhydroxy aldehyde and ketones are called carbohydrates। या ध्यान समझिए, इसमें कहा गया है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो देते हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उन सभी को आप बोलेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें जो वर्ड आया है पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब मेनी मतलब दो या दो से ज्यादा। जैसे आप
देखिए ACHO, CH2OH, OH और यह H, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे कम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे दो, क्या पे एक यहाँ पे OH है, एक यहाँ पे OH है, दो OH, डाइहाइड्रोक्सी हो गया। एल्डिहाइड है तो पॉली शब्द यूज किया गया है। पॉली का मतलब टू और मोर देन टू, और हाइड्रोक्सी मतलब OH, जिसके पास दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप रहे और साथ में एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप रहे, उन्हें आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आप देखिए पहले एक और दिखाते हैं। देखिए हम जैसे CHO दिया गया है, CH2OH, बीच में ऐसे 4OH, और इन सब की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री आगे हम आपको समझाते हैं। पहले यहाँ पे केवल एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपके सामने। हम एक और देख लीजिए, CH2OH, CH2OH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऐसे बीच में 3 OH यहाँ पे होते हैं। इस तरह से यह अरेंज करते हैं अपने आप को। देखिए यहाँ पे क्या कितने OH है, 5 OH है। क्या 1 2 3 4 5, पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा 5 हो गया ना, तो पॉली हो गया, OH हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड CHO तो एल्डिहाइड हो गया, और यह CO मतलब कीटोन, यहाँ पे भी पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन और पॉली हाइड्रोक्सी। तो इसमें यही है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अब हम लोग डिफिनेशन के बाद जो है आगे और एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग इनका क्लासिफिकेशन। 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मतलब क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें से एक को आप नाम देंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स फर्स्ट हो गया। सेकंड को आप नाम देंगे ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, और थर्ड को आप लोग नाम दीजिएगा पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। 3 नाम हो गए इसमें। अब तीनों के अलग अलग नाम देखिए। फिलहाल आप इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। वैसे राइट है। मोनो का मतलब यहाँ पे होता है 1। कह सकते हो कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनकी नहीं होती हाइड्रोलिसिस। तो आप कह सकते हो, डायरेक्ट सुन भी सकते हो आप लोग, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी नहीं होती हाइड्रोलिसिस उन्हें आप नाम देंगे मोनोसैकेराइड्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म आर कॉल्ड monosaccharides. It means that they are the simplest carbohydrate. इसके जो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और गैलेक्टोज हो गया, अरेबिनोज हो गया, ऐसे बहुत से नाम आपको मिलेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो यही जो सबसे कम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब यहाँ पे है, जैसे दिया गया अगर आपको ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब ये हो गया कि इनकी जब होती है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस तो ये देते हैं मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। और जो इनकी संख्या होती है मोनोसैकेराइड्स की, एन की जो वैल्यू होती है वो 2 to 10 हो सकती है। 2 या 2 से 10 तक की गिनती हो सकती है। मतलब जब ए देंगे हाइड्रोलिसिस होगी इनकी, तो यह देंगे मोनोसैकेराइड्स और इनकी संख्या 2 से 10 तक हो सकती है। अगर यह जो है ओलिगोसैकेराइड्स, इसके बाद अगर आपको 2 मोनोसैकेराइड्स देता है तो इसे बोलेंगे आप डाइसैकेराइड्स। 3 देगा तो ट्राइसैकेराइड्स, 4 देगा टेट्रासैकेराइड्स, 5 पेंटासैकेराइड्स एंड सो ऑन, ऐसे बोलते जाएंगे। और इसमें से डाइसैकेराइड्स यानी इसकी कह सकते हो आप कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स जो इनके हैं वो क्या है, इसमें एक रहेगा आपको माल्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज।
तीन फेमस एग्जांपल हैं, आप तीनों को याद रखिएगा MLS के नाम से, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसी क्रम में क्यों हम आपको बताते हैं आगे। फिलहाल अगर डिफाइन करना चाहें, दोज कार्बोहाइड्रेट दैट गिव 2 to 10 monosaccharides after hydrolysis are called oligosaccharides। ऐसे ही अगर बात करें आप पॉलीसैकेराइड्स की, तो जब इनकी होती है हाइड्रोलिसिस तो यह आपको देते हैं मोनोसैकेराइड्स, और यहां पे मोनोसैकेराइड्स की जो संख्या होती है वो संख्या हो सकती है n अगर है, या n की वैल्यू मोर देन 10 रहेगी। मतलब दोज कार्बोहाइड्रेट्स दैट गिव मोर देन 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis are called polysaccharides। समझ जाओगे आप लोग। और पॉलीसैकेराइड जो फेमस पॉलीसैकेराइड्स हैं वो है सेलुलोज, और कह सकते हो स्टार्च, एक फेमस है ग्लाइकोजन। इसमें से जो सेलुलोज और स्टार्च है ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, और जो ये होता है वो एनिमल में पाया जाता है। एनिमल में आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि यह जो है मेनली लीवर और मसल्स में पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। फिर से याद रखना, कुछ लोग मोनो के बाद डाई ट्राई बोलते हैं, बट नहीं, मोनो के बाद ओलिगो होता है। ओलिगो को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं क्या, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड सो ऑन ऐसे। फिलहाल आगे हम लोग जो है अगर जो है पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन।